दोस्तों नमस्कार। मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घर का एकमात्र चिराग बुझ चुका है। एक बेटे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। एक युवा सपना था कि आने वाले वक्त में इंजीनियर बन जाएंगे और पिता जब बुजुर्ग हो जाएंगे, माता जब बुजुर्ग हो जाएंगी तो उनकी सेवा करेंगे। लेकिन उन बुजुर्ग मां बाप को कुछ नहीं मिला सिवाय बेटे की मौत। ये कौन सी परिस्थितियां हैं जो लखीमपुर में रेंग रही है। और बीते लगभग 100 घंटों में जो कुछ इस देश के भीतर में हुआ और तकरीबन 75 घंटों के दौर में लखनऊ से लखीमपुर तक की जो स्थितियां इस देश ने देखी, यकीनन वो सवाल करती है कि क्या कानून का राज है और क्या जनता ही अपने नुमाइंदों को चुनती है और कहती है कि इस देश को चलाओ, और चलाते वक्त सिवाय घाव के उन्हें कुछ नहीं मिलता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज पहुंचे। प्रियंका गांधी को तो 70 घंटे लग गए लखनऊ से लखीमपुर पहुंचने में। इस दौर में उन्हें हिरासत झेलनी पड़ी, गिरफ्तारी झेलनी पड़ी, कानून से दूर रखा गया, वकील के साथ उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों के बाद दिल्ली में आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने जब इस बात का जिक्र किया कि इस देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है, तो यकीनन इसे कोई भी हवा में उड़ा सकता है। लेकिन लखीमपुर की परिस्थितियां और वहां के लोग, और आज रात के वक्त भी जिस तरीके से बड़ी तादाद में अगल बगल गांवों से एक बड़ी तादाद में गांव के लोगों की मौजूदगी थी और हर कोई अपने दर्द को बताने के लिए जुटा था, तो वह आपके भीतर गुस्सा भर सकता है। लेकिन इस देश की परिस्थितियों में क्या वाकई कानून का राज नहीं है, जिसे मनचाहा जहां चाहा वहां रोक दिया। इस दौर में इस देश के गृह राज्य मंत्री से देश के गृह मंत्री ने मुलाकात की, दस्तावेजों को टटोला और बात यह निकल कर आई कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इस दौर में लखनऊ में बैठे तमाम आईपीएस और आईएएस अधिकारी ये कहते रहे, हम पहले सबूत जुगाड़ लें, उसके बाद एफआईआर पर अमल करेंगे। यानी एफआईआर की कॉपी में दर्ज है धारा 302 यानी हत्या। उसके बावजूद भी पुलिस कह रही है हम तब कार्रवाई शुरुआत करेंगे, गिरफ्तारी तब करेंगे जब सारे साक्ष्य जुटा लेंगे। शायद इससे भद्दा मजाक और कुछ हो नहीं सकता है। और इस दौर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। स्थितियां नाजुक है या राजनीतिक तौर पर कहीं सत्ता भरभरा कर ना गिर जाए, इसी दिशा में ताना बाना बुना जा रहा है। मुलाकात का सिलसिला राहुल गांधी के साथ अंधेरे में शुरू हुआ। गांव के लोग एक एक कर जुड़ रहे थे और हर घर के भीतर जो मातम था उससे कहीं ज्यादा उन गांव वालों के भीतर भी गुस्सा था, जो देख रहे थे कि किस तरीके से भीतर लगभग 75 घंटों के दौर में क्या कुछ लखीमपुर में हुआ है। जिस जगह पर लखीमपुर मौजूद है उसके बाद नेपाल बॉर्डर आता है, और जिस तिकोनिया का इलाके का जिक्र हो रहा है जहां पर कुचल दिया गया गाड़ी से, दरअसल वहां पर कई तरह से या कहें अलग अलग जातियों के लोगों की भी मौजूदगी रहती है। सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी वहां पर है जो खेती करती है, गन्ना उगाती है, क्योंकि लखीमपुर में मिलें भी है, 11 मिल है, 4 मिलें तो सबसे बड़ी मिलों में से एक है। और देखिए स्थिति या संयोग या फिर किस परिस्थिति में किसान भी रहता है। जब गाड़ियों से कुचला गया तो उसके बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मंत्री का बेटा उस गाड़ी से कूदकर गन्ने के खेत में जाकर छुप गया और वहां से निकल भागा। खेत भी उसे ही आसरा दे गए। और एफआईआर में दर्ज एक एक लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप चौंक जाएंगे। इन सब के बावजूद भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। हमें लगता है पहले आज आप एफआईआर की उस कॉपी को देख लीजिए जिस कॉपी में इस बात का जिक्र है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर यह एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद जो आरोपी है वह खुले तौर पर घूम नहीं सकता है, लेकिन वह इस देश में गृह राज्य मंत्री का बेटा है। वह कुछ भी कर सकता है, कैमरे के सामने आ सकता है, अपने आप को विरोध साबित करने के लिए हम बेकसूर हैं यह साबित करने के लिए बार बार कह सकता है। और उसके पिता यानी इस देश के मंत्री, गृह मंत्री के साथ बैठकर दस्तावेजों का आदान प्रदान करके उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाले वक्त में कैसे सधेगी और उसकी मौजूदगी क्या रंग दिखा सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। जो दर्द लखीमपुर के भीतर है उससे पहले इस एफआईआर की कॉपी को देख लीजिए। एफआईआर की यह कॉपी सारी कहानी खुद ब खुद कह देती है, क्योंकि मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू और उनके साथ 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई। सभी के पास हथियार थे, 3 गाड़ियों में ये सवार थे और
थार महिंद्रा जो सबसे आगे चल रही थी, उसमें बाईं तरफ से मंत्री जी के बेटे फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी भीड़ को रौंद रही थी। दरिंदगी से यह सब कुछ होता रहा और गाड़ी डगमगाई और पलट गई तो गंभीर रूप से उसके हिस्से में भी आकर कुछ लोग घायल हो गए और फायरिंग करते हुए मंत्री का बेटा गन्ने के खेत में भाग गया। गुंडई पूर्वक उक्त कृत्य को किस रूप में किया गया, यह सब कुछ इस एफआईआर में दर्ज है और इस एफआईआर के साथ जो धाराएं लगाई गई है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि एक के बाद एक धारा देखिए। धारा 147 यानी बलवा करना 2 साल की कैद, धारा 148 हथियारों के साथ बलवा करना 3 साल की कैद, धारा 149 समूह द्वारा बलवा करना, हिंसा फैलाना, 179 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना 1 साल की कैद, धारा 338 गंभीर चोट पहुंचाना 2 साल की कैद, धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या, इसमें भी 2 साल की कैद और धारा 302 यानी हत्या यानी मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास हो सकता है और 120B साजिश में शामिल होना यानी अपराध करने वालों को बराबर की सजा इन सब में दिया जाना। सवाल यह है कि जिस मंत्री के बेटे के ऊपर हत्या तक का आरोप है उसके बाद जांच क्या होगी? जांच क्या होगी, कोई भी यह सवाल कर सकता है। पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और अगर जांच होगी भी तो इस देश में गृह मंत्रालय से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? और सारी जांच जो भी अधिकारी करते हैं उसी के तो मातहत आते हैं और ऐसे में बेटे की रक्षा पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन लखीमपुर के भीतर उन पिताओं का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनों को खो दिया है? एक एक करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिन परिस्थितियों को टटोलना चाहा, वह जिस घाव को उभार कर दिखा रहे थे वो इतना दर्दनाक था और ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता था जो शायद आप भीतर से हिल जाएं। लवप्रीत 20 बरस के इंजीनियर बनने की चाहत थी। पिता सतनाम सिंह खेती करते हैं, इकलौता बेटा। मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा यही सोचते रहे सतनाम सिंह भी और शायद बेटा भी जो इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन गांव के लोग आंदोलन में शरीक होने जा रहे थे, वह भी चल पड़ा और कह के गया हम चंद मिनटों बाद लौट आएंगे। लेकिन दोपहर के बाद खबर मिली कि बेटे की मौत हो गई है, उसे कुचल दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी बतलाया किस स्थिति में उसकी मौत हुई। उसके 2 बहनें भी हैं, 2 बहनों का भी सहारा वही है। यह सारा दर्द आज उभरता रहा। गुरविंदर 19 साल की उम्र है, रिश्तेदारी में तिनकोनिया पहुंचे थे। 3 एकड़ की जमीन है, 2 भाई मिलकर खेती करते हैं। इनकी भी मौत हो गई। इनके माथे पर चोट लगी, कहते हैं गाड़ी के आगे वाला हिस्सा इनके माथे से टकराया, इनकी मौत हो गई। घाव रिश्ता रहा, खून रिश्ता रहा। उसी अवस्था में ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां अस्पताल ले जा सके। गुरविंदर की मौत हो गई। घर वाले सोचते रहे यह क्यों गया था। दलजीत 35 साल की उम्र, बहराइच के बंचारण टोला में इनका घर है। 3 बच्चे हैं। इनके साथ तो इनका बेटा भी गया था। दलजीत के साथ उनका बेटा राजदीप भी था और राजदीप ने अपनी नंगी आंखों से अपने पिता को तड़पते और मरते हुए देखा। इस दर्द पर कौन मलहम लगाएगा और इस दर्द को कौन सालेगा? 79 60 बरस की उम्र, 79 सिंह, लवड़ी गांव के रहने वाले। बेटा इसी साल के शुरू में एसएसबी में चुना गया। 5 महीने पहले अप्रैल के महीने में उस बेटे की सगाई कर दी और 15 दिनों के बाद अब प्रतिपक्ष खत्म हुआ तो इस दौर में उसकी शादी की तारीख तय होनी थी। लेकिन यह पता नहीं था कि शादी की तारीख से पहले मौत की तारीख आ जाएगी। कुचल दिया गया उसको। सिर पर चोट के निशान जो बताया गया उसमें जाहिर है वह सिर पर चोट के निशान गाड़ी के हैं। कौन किस रूप में लखीमपुर में जी रहा होगा और किन परिस्थितियों में सिर्फ 45 लाख रुपए का जिक्र करके सरकार बच गई या समझौता कर लिया या नौकरी दे दी गई, यह भी सवाल था। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। पंजाब के चन्नी थे तो छत्तीसगढ़ के बघेल साहब भी थे। इन दोनों ने कहा हम लोग 50-50 लाख रुपए आपको मदद के तौर पर देंगे और इसके अलावा जो भी मदद चाहिए आपको देंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं अटका है, इस देश में मौत की भी कीमत लगती है क्या?
और अगर सिस्टम फेल हो, तानाशाही की परिस्थितियां हो, कानून का राज ना हो, तो फिर वो कीमत पैसों से बढ़ा दी जाती है क्या? या चंद मिनटों में उसको लेकर समझौता कर लिया जाता है कि आने वाले वक्त में कोई उंगली ना उठाए? यकीनन लखीमपुर के भीतर की यही स्थितियां हैं, क्योंकि लखीमपुर की अपनी स्थिति इस देश के भीतर का सच यह है कि वह सबसे गरीब जिलों में से एक है। वो आज से गरीब नहीं है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ यह इलाका जिन परिस्थितियों में जीता है उसमें सिवाय खेती के कुछ भी नहीं, और खेती और आंदोलन, खेत से जुड़े हुए किसानों का आंदोलन उनके सामने सबसे बड़ा दर्द है कि क्या करें, कहां जाएं। खेती भी कल नहीं रहेगी, यह भी समझ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर सीमांत और छोटे किसान हैं जिनकी संख्या लगभग 98% है। सिर्फ 2% किसान ही ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। बाकी सभी गरीब हैं, मजदूरी करके जिंदगी जीते हैं, और उसमें भी आने वाले वक्त में कैसे जिएंगे यह भी एक सवाल। और जब अपनों को खो रहे हैं तो उस दौर में भी राजनीति और सियासत का अनूठा चेहरा वो बार बार देख रहे हैं। क्योंकि इस दौर में 2 तो ऐसे लोग थे, जो शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर निषाद, जो दंगल देखने गए थे गांव में। शुभम मिश्रा बीएससी पास, एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता। 2 साल पहले ही शादी हुई, 1 बरस की बेटी भी है, उसकी भी मौत हो गई। श्याम सुंदर निषाद, इनकी भी बेटी है रूबी, और उनकी 2 बेटियां, और उनकी पत्नी है रूबी, और 2 बेटियां, अंशिका 4 साल की है, जयश्री 1 बरस की है। यह भी गए थे दंगल देखने के लिए बनवीरपुर। संयोग से ये बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां के स्थानीय संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दंगल देखने गए थे, इनकी भी मौत हो गई। जिस एक शख्स को मारा गया वो ड्राइवर था, हरिओम। हरिओम मंत्री के बेटे की गाड़ी चलाता था, और उस हरिओम का अनूठा सच अपने घर के भीतर का इतना दर्दनाक है कि वह सिर्फ मंत्री के बेटे की गाड़ी चलाता था। यह सोचकर उससे घृणा मत कीजिए, उसके घर के भीतर झांकिए। उसके घर के भीतर का सच यह है कि दरअसल वह, उसके पिता अपने मानसिक रोगी हैं, वह उनकी लगातार सेवा करता है। उनकी 2 बहन है, महेश्वरी और माधुरी, उनकी भी जिंदगी को वही देखता है। अब वो नहीं है, उसकी भी मौत हो गई, उसे डंडों से मारा गया, वो ड्राइवर था। और रमन पत्रकार, उसकी भी मौत हो गई, वह तो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए गया था। उसके पिता ने बताया उसको गोली लगी, और इन गोलियों का जिक्र एफआईआर की कॉपी में दर्ज है, इसका हमने जिक्र किया, और उस एफआईआर की कॉपी में आरोपी मंत्री का बेटा ही है। रमन की अब पत्नी और 2 बच्चे घर में है। 7 साल की बेटी एक है, दूसरी 3 बरस की बेटी है। उसकी रिपोर्ट में लिखा गया ब्रेन हेमरेज, यह नहीं लिखा गया कि गोली मारी गई, गोली मार दी गई, गोली लग गई। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल होता है, इस देश के भीतर में लखनऊ से दिल्ली तक इस दौर में क्या चलता रहा? राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र करते हुए निकले दिल्ली से, और जिस तरीके से उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, और उसके बाद किसी तरीके से वो देर शाम ढलने के बाद पहुंचे, इसका इंतजाम पुख्ते तौर पर किया गया कि अंधेरे में वो पहुंचे। अंधेरे में भीड़ कम होगी, लोग कम होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर बड़ी तादाद में अलग अलग गांवों के लोगों की मौजूदगी नजर आई, जो अपने दर्द को बताना चाहते थे, अपनी परिस्थितियों को बतलाना चाहते थे। किसान और मजदूरी, यही तो 2 स्थिति है जिसको लेकर पूरा जिला ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जीता है। और शायद उत्तर प्रदेश में यह परिस्थितियां ही सियासत की जमीन हिला रही है, जिससे उसको महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में उसकी सत्ता यकीनन भरभरा के तो नहीं गिर जाएगी। यह डर और खौफ है। तभी तो दिल्ली में जब मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें जाहिर तौर पर इस बात को लेकर हुई। कहा गया कि आप जांच में मदद कीजिए, जो जानकारी निकल कर आई, और अभी आप इस्तीफा मत दीजिए या आपको हटाएंगे नहीं। जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र हैं, जिनके बेटे इस पूरे मामले में अभियुक्त हैं, वह इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। यह बात निकल कर आई। लेकिन यह भी सच है कि जिन परिस्थितियों को लखीमपुर देख पा रहा है, उसमें ये कितने दिन तक कुर्सी पर बने रहेंगे, या फिर इनकी नैतिकता इनके भीतर बचेगी भी कि नहीं बचेगी। हालांकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अजय मिश्र का बने रहना उनके लिए लाभदायक है। कमाल की परिस्थिति है, मौत दर मौत होती चली जाए, लेकिन राजनीतिक मुनाफा और घाटा भी राजनीतिक सत्ताएं देखती है। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के भीतर ठाकुर सीएम को लेकर गुस्सा है। इस वक्त अगर उसके बेटे की गिरफ्तारी हो जाएगी, इस वक्त अगर ब्राह्मणों की नुमाइंदगी के नाम पर मोदी कैबिनेट में जिस अजय मिश्रा को शामिल किया गया, अगर उसे निकाल देंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। कमाल की सोच है, लेकिन यह सोच है।
और उत्तर प्रदेश के भीतर में राजनीतिक तौर पर लखीमपुर 2014 में बीजेपी के अजय मिश्रा जीते, 2019 में जीते, लेकिन उससे पहले 2009 में कांग्रेस जीती थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन इसका दूसरा सच भी है, राजनीतिक तौर पर इस लोकसभा सीट के पैरेलल में जो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, उस 8 विधानसभा सीट पर 2017 में 8 सीट पर बीजेपी जीती और इसका श्रेय खुद अजय मिश्रा लेते हैं, जो राज्य के ब्राह्मण तौर पे नेता के तौर पर और इस वक्त मोदी कैबिनेट में ब्राह्मण मंत्री के तौर पर जिनकी मौजूदगी है। यह है इस देश का सोशल इंजीनियरिंग। और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो जाएगी तो वो दबंगई कहां चली जाएगी, और जो आंदोलन कर रहे हैं और जो गुस्से में है वह तो साथ देंगे नहीं। तो ऐसे में क्यों उनको हटाया जाए? गजब की सोच है। कानून का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सियासी तालमेल और उसके हिसाब से अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है, जो जातियों के समीकरण में मौत को भी दफन कर दे। यह परिस्थिति है लखीमपुर के भीतर की। और उसका सच यह है कि इन सब के बीच 2012 में जब चुनाव हुए थे तो सबको पता है वहां समाजवादी पार्टी 4 सीट जीती थी, बीएसपी 3 सीट जीती थी, बीजेपी 1 सीट जीती थी। लेकिन 2017 में तो सभी सीटें बीजेपी के पास आ गई, तो इस बार भी आ जाएगी। और इस नहीं आएगी तब जब ये मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, इनके बेटे की गिरफ्तारी हो जाएगी, या ये ब्राह्मण परिवार कटघरे में खड़ा होगा। गजब है, कहीं एफआईआर कॉपी में ब्राह्मण शब्द तो नहीं लिखा गया है, लेकिन राजनीतिक चीजें टटोली जा रही है। तो क्या नैतिकता की दुहाई देने वाले, ईमानदारी की सोच रखने वाले और अपराध के खिलाफ खड़े होने वाले इस देश के प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में अजय मिश्रा को कब तक रख पाएंगे, या कब तक रखेंगे, या रखकर चलेंगे कि अगर उनकी अपनी कैबिनेट है तो फिर वो अपने मंत्री को जब रखते हैं तो उसे पूरे तरीके से सहेज कर रखते हैं? क्या यह मैसेज है? उत्तर प्रदेश की बिहार सियासत का रंग भी कुछ ऐसा हो चला है क्या? जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी, उससे तकरीबन 5 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी वहां पर पहुंचे, वह भी तकरीबन 12 मिनट वहां पर रुके। जो पत्रकार है उसके निवास पर गए, वहां पर उससे मुलाकात की, रमन कश्यप के पिता से। उन्होंने भी कहा गोली मारी गई, देखिए जिक्र तक नहीं है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, गोली मारी गई। इन बातों को कौन देखेगा? कल अखिलेश यादव भी जाएंगे, उनसे भी वही संवाद होगा। यानी राज्य का एक ऐसा जिला, इस देश का एक ऐसा जिला जो सबसे पिछड़ा जिला है, जहां पर मिश्रित जातियों का समीकरण वहां पर उस जिले के भीतर में है, जहां पर सिखों की मौजूदगी है और उसका दर्द पंजाब तक है। इसीलिए प्रगट सिंह वहां से कह रहे हैं हम 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर कल चलेंगे लखीमपुर। लेकिन उस दर्द की जमीन को, जिसे पहले दिन 3 तारीख की रात में प्रियंका गांधी छूना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, क्या अगर उस दिन वो पहुंच जाती तो ये परिस्थितियां यहां तक आती? क्या इन सब के बीच किसी भी नेता को अगर नहीं रोका जाता, वो जाता, बातचीत करता, संवाद बनाता, तो क्या परेशानी थी? इस बात की परेशानी शुरू से रही कि किसी भी हालत में राजनीति के वहां पहुंचने से पहले समझौता हो जाना चाहिए, और 45 लाख और 1 नौकरी के भीतर हो गया तो कल आने वाले वक्त में वहां के लोग ये कहने से नहीं चूक रहे हैं, कल कोई दूसरा नेता होगा, कल कोई दूसरा मंत्री होगा, कल कोई दूसरा दबंग होगा, कल कोई दूसरी सत्ता होगी, वह भी हमको कुचल देगी तो वह कीमत बढ़ा देगी, वो नौकरी देगी और कीमत भी बढ़ा देगी। तो क्या इन स्थितियों में यह देश चलेगा? और यह देश चल रहा है शायद इसीलिए। एक बार सोचिए जरूर, ये कानून का राज ताक पर रखने का मतलब सिस्टम का फेल होना नहीं होता है। तानाशाही का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपने हिसाब से इस देश के संविधान और कानून को भी चलाएंगे। दरअसल ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो पूरे भारत के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में जहर घोल रही है। राजनीतिक सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन इस देश में इंस्टीट्यूशंस को अपना काम करना होगा, संविधान के हिसाब से करना होगा, और उसी हिसाब से इस देश में एक सिस्टम चलेगा। वह सिस्टम जब फेल है तो फिर क्या 70 घंटे और क्या 700 घंटे। आज एक लखीमपुर है, कल कई लखीमपुर होंगे। इससे पहले सोनभद्र देखा जा चुका है, हाथरस देखा जा चुका है। इन परिस्थितियों में क्या यह देश आकर अटक गया है? लेकिन फिर भी संघर्ष तो जारी है। और यह संघर्ष कैसा है? ये रात के अंधेरे में नेताओं द्वारा जो संवाद गांव के लोगों से बनाया जा रहा है, यह इस लोकतंत्र की ताकत भी है, और शायद इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अभी भी कुछ मुलायमियत या उसके भीतर की कुछ नैतिकता बची हुई है। यह उसका एहसास पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।